हाँ तो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज अध्याय 5 को पढ़ेंगे। इससे पहले आपको 4 अध्याय पढ़ा चुके हैं और 4 अध्यायों में शायद आपको नाम याद होगा। पहला है दक्षिणी शैली, दूसरा है मुग़ल शैली, तीसरा है राजस्थानी शैली और चौथा है पहाड़ी शैली। और 5वां जो आएगा वो अध्याय है आधुनिक भारतीय कला इतिहास में, आधुनिक भारतीय चित्रकला में कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा प्रमुख आते हैं। अभी आपने जो 4 अध्याय पढ़े हैं और 4 अध्याय में पढ़ने, उस अध्यायों में देखा होगा आपने कि हर अध्याय में अपनी कला में परिवर्तन आया है। और परिवर्तन इसी प्रकार अपने 5वें अध्याय में जाकर भी कला परिवर्तित होती है और जिसका नाम पड़ जाता है कंपनी शैली। आपने पहला दक्षिणी शैली पढ़ा और दक्षिणी शैली के बाद मुग़ल शैली पढ़ा। मुग़ल शैली में मुग़ल शासकों के द्वारा शासन किया गया तो उनके अनुसार चित्रांकन कार्य किया गया। उसके बाद राजस्थानी शैली का चित्रांकन हुआ तो राजस्थानी शैली में राजपूत राजाओं ने शासन किया तो उनके अनुसार चित्रांकन कार्य किया गया। और जब राजस्थानी शैली के अलावा जब पहाड़ी क्षेत्रों में चित्रांकन कार्य किया गया तो वो पहाड़ी राजपूत राजा ही थे, लेकिन वहाँ का वातावरण को शामिल किया गया, इसलिए उसे पहाड़ी शैली कहा गया। अब 4 अध्याय के बाद 5वां जो अध्याय आता है, उस 5वां अध्याय का नाम है कंपनी शैली। अब कंपनी शैली क्या है कि जब हमारे यहाँ भारत में मुग़लों में अंतिम शासक औरंगजेब था तो औरंगजेब ने वह एक मुस्लिम धर्म में या इस्लाम धर्म में कट्टर सुन्नी मुसलमान पैदा हुआ था, जिसने क्या किया था, इस्लाम में कला को निषेध घोषित कर दिया। क्या कर दिया? कला को निषेध घोषित कर दिया था। और कला को जब निषेध घोषित किया तो निश्चित है कि जो व्यक्ति, जो वहाँ जो कलाकार थे, वो कलाकार जो कलात्मक कार्य कर रहे थे तो कलात्मक कार्य करना बंद कर दिया उन्होंने। क्यों कर दिया? क्योंकि जब राजा को ही पसंद नहीं है और उसने अपने धर्म में से उस कला को निषेध घोषित कर दिया तो निश्चित है कि उनको बंद करना स्वाभाविक हो गया। अब जब उन्होंने अपना बंद कर दिया कार्य, अपना कार्य चित्रात्मक जो कार्य था, चित्रण कार्य था, वो बंद कर दिया, तो बंद करने पर वो व्यक्ति, वो कलाकार क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। निश्चित है अब जब किसी भी व्यक्ति का कोई कार्य बंद हो जाएगा, कार्य बंद होने के बाद वो क्या हो जाएगा? बेरोजगार। तो स्वाभाविक है कि जब मुग़ल शासकों में अंतिम शासक मुग़ल शासक औरंगजेब था, उस औरंगजेब ने कट्टरता के कारण इस्लाम में कला को निषेध घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी उसने क्या किया कि अपने पूर्वजों के द्वारा जो चित्र बनवाए गए थे, उन पूर्वजों के द्वारा बनवाए गए चित्रों पर सफ़ेदी पुतवा दी। यहाँ तक कि मैंने आपको मुग़ल शासक, अंतिम शासक औरंगजेब जो पढ़ा उसमें आपको मैंने बताया था कि औरंगजेब ने कला से इतनी घृणा की कि जैसे एक मदिरा पान करने वाले समूह में पवित्र व्यक्ति को जैसा देखा जाता है, वैसे ही उसने अपने शासनकाल में कला को हीन भावना से देखा। इसी प्रकार मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल बताया था कि औरंगजेब एक बार अपने दरबार में एक गद्दी पर बैठा था। जब वो बैठा था उस समय किसी व्यक्ति ने आकर उससे कहा कि साहब, अपने शहर में एक संगीत का जनाजा निकल रहा है। तो संगीत का जब जनाजा निकल रहा है तो बोलो उसका क्या किया जाए? तो औरंगजेब ने उसके उत्तर में कहा था कि उसे इतने योजन नीचे दफना दिया जाए कि वो 1000 साल तक निकल कर बाहर न आए। इतनी घृणा की। और जब इतनी घृणा की तो निश्चित है कि कलाकार कलात्मक कार्य करेंगे या बंद कर देंगे? आप जवाब देंगे स्वामी कि बंद कर देंगे। अब जब वो कलाकार बंद कर देंगे तो निश्चित है उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आएगी। तो वो रोजी रोटी की समस्या जब आई तो रोजी रोटी की तलाश में वो लोग, वो दिल्ली कलम के लोग, वो दिल्ली कलम के कलाकार बेरोजगार होकर भटकते हुए मुर्शिदाबाद होते हुए पटना पहुंच गए। अब जब वहाँ पटना पहुँचे तो पटना में ये ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से स्थापित थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, व्यापार के लिए अपने भारत में आई थी। लेकिन उसने धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता में भी अपना हस्तक्षेप जमा लिया। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोग, जो अंग्रेज धनिक लोग थे, उन धनिक लोगों ने अपने बेरोजगार भारतीय कलाकार या दिल्ली कलम के कलाकारों को अपने यहाँ शरण दे दी। और जब अपने यहाँ शरण दी तो उन्होंने अपने कहे अनुसार उन कलाकारों से चित्रांकन कार्य करवाया। अब उन कहे अनुसार चित्रांकन कार्य करवाने पर हमारे जो दिल्ली कलम के कलाकार या भारतीय कलाकार हैं या औरंगजेब के शासनकाल में बेरोजगार कलाकार थे,
वो कलाकारों ने उनके कहे अनुसार चित्रांकन कार्य करने पर उनकी कला पर अंग्रेजी कला का प्रभाव आ गया, अंग्रेजीता का प्रभाव आ गया। अब निश्चित है जब अंग्रेजीता का प्रभाव आएगा तो कला में क्या आएगा, मोड़ आएगा, और कला में मोड़ आया तो आने के बाद जो नवीन कला शैली विकसित हुई थी, वो नवीन कला शैली का विकास कहाँ हो रहा है, अब पटना में हो रहा है। किसके सानिध्य में हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोगों के सानिध्य में हो रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोगों के सानिध्य में होने के कारण उसे ईस्ट इंडिया कंपनी या वो कंपनी शैली के नाम से जाना गया। इसके अलावा पटना क्षेत्र में होने के कारण उसका दूसरा प्रचलित नाम रहा पटना शैली। तो अपन उसी शैली को अब पढ़ रहे हैं, कौन सी शैली को, कंपनी शैली को। तो कंपनी शैली एक प्रकार से मतलब वर्ण संकर कला शैली है, जो कि अपनी भारतीय कला शैली पर पाश्चात्य कला शैली के प्रभाव से दोनों कला शैलियों के समन्वय होने से एक तीसरी वर्ण संकर कला शैली का जन्म हो रहा है, जिसको अपन कंपनी शैली कहेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया कि हमारे जो कलात्मक कार्य करने वाले कलाकार रहेंगे वो तो कौन से हैं, अब यहाँ भारतीय, और यहाँ जो भारतीय कलाकारों से कार्य करवाने वाले कलाकार हैं, वो कार्य करवाने वाले शासक हैं, वो कौन है, अंग्रेज। और वो अंग्रेज कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोग या मालिक। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोगों ने उनके कहे अनुसार चित्रांकन कार्य करवाया, तो हमारी भारतीय कला में क्या हो गया, एक परिवर्तन आ गया, और परिवर्तन आने पर एक नवीन वर्ण संकर कला शैली का जन्म हो गया, जिसको कंपनी शैली कहा गया। तो वो कंपनी शैली का उद्भव विकास शॉर्ट रूप में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जिसमें देखिए आपको कंपनी शैली एवं राजा रवि वर्मा, अध्याय का नाम है ये अपना, ये अध्याय का नाम है कंपनी शैली अर्थात कंपनी शैली। और कंपनी शैली में सबसे पहले कंपनी शैली को अपनाने वाला भारतीय कलाकार है राजा रवि वर्मा। हालांकि ये राजा रवि वर्मा ने भारतीय होते हुए भी कंपनी शैली को या अंग्रेजी को पाश्चात्य कला शैली को अपनाया, लेकिन उस समय अपनाया था जिस समय हमारी भारतीय कला अंग्रेजी प्रभाव से मर रही थी। अब अंग्रेजी प्रभाव से मरने के कारण भारतीय विषयों के रूप में ये राजा रवि वर्मा ने हमारी भारतीय कला को जीवित रखा। जब हमारी भारतीय कला अंग्रेजी प्रभाव से नष्ट हो गई या नष्ट हो जाती है, उस समय हमारी भारतीय कला को दोबारा से जीवित करने का भी एक बार आवश्यकता पड़ी, और जब आवश्यकता पड़ी तो उसके आधार के रूप में अध्ययन जो किया जाएगा वो अध्ययन इसकी कला का किया जाएगा। किसकी का, रवि वर्मा की कला का किया जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी शैली का उद्भव और विकास। मैंने आपको वैसे बेसिक जानकारी में दे दिया कि उद्भव और विकास कैसे हुआ। उद्भव विकास में सामान्य तौर पर कहानी तौर पर अपन अगर याद करें तो अपन ने आपको बताया है कि पहले अध्याय में तो अपन ने पढ़ा दक्षिणी शैली या दक्षिणी शैली, दूसरे अध्याय में पढ़ा अपन ने मुगल शैली, और तीसरे अध्याय में पढ़ा अपन ने राजस्थानी शैली, और चौथे अध्याय में पढ़ा अपन ने पहाड़ी शैली। तो आपको पता है मुगल शैली, अपने राजपूत राजा हैं राजस्थान के, उन राजपूत राजाओं पर किसने आकर अधिकार जमाया था, मुगलों ने। तो मुगलों ने जब अधिकार जमाया तो उन्होंने उनके अनुसार चित्रांकन कार्य करवाया। और जब मुगलों के बाद कौन आ रहा है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन आ रहा है, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज लोग। तो वो अब अंग्रेज लोग जो यहाँ आएंगे और जब यहाँ अधिकार जमा लेंगे तो जमाने के बाद वो भी अपने अनुसार कार्य करवाएंगे। तो निश्चित है अपने अनुसार कार्य करवाएंगे तो कला में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आने पर एक जो नवीन कला शैली का विकास होगा उसे कंपनी शैली कहा जाएगा। ठीक है भाई। तो कंपनी शैली का उद्भव विकास, इस उद्भव विकास में पढ़ रहे हैं अपन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मूलतः व्यापार के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया था। कंपनी शैली ने, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस कंपनी ने मूलतः भारत में व्यापार के उद्देश्य से प्रवेश किया था। किस उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से। लेकिन व्यापार के उद्देश्य से प्रवेश करने के बाद इन्होंने राजनीतिक सत्ता में भी अपना हस्तक्षेप रखना शुरू कर दिया, किंतु धीरे धीरे सत्ता में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। स्वाभाविक है, इन्होंने पूरे देश पर शासन स्थापित कर लिया। फिर धीरे धीरे किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके पास अपने प्रशासनिक अधिकारी थे, किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। चित्रकार थे, सैनिक थे और नौकर आदि सभी थे। मतलब जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई तो अपने साथ में क्या लेके आई, प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर आई थी, चित्रकार लेके आई थी, सैनिक लेके आई थी और नौकरों को भी साथ में लेकर आई थी। ये सभी कंपनी के कर्मचारी कहे जाते थे। ये लोग सब क्या कहलाते थे, इस कंपनी के कर्मचारी कहलाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को लागू किया।
अर्थात अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, मतलब जो अपनी जो भारतीय कला है, उस भारतीय कला पर यह शिक्षा के माध्यम से प्रभाव डालेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को लागू किया। लॉर्ड मैकाले ने 1834 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की। किसने की? लॉर्ड मैकाले ने। प्रश्न आया था ये एक बार बोर्ड परीक्षा में कि यहाँ भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने लागू किया? लॉर्ड मैकाले ने। कब किया? 1834 ईस्वी में लागू किया। अब जो अंग्रेजी शिक्षा है, उस अंग्रेजी शिक्षा में अपनी भारतीय शिक्षा में फर्क है। अंग्रेजी शिक्षा में जो अंग्रेजी कला है, उस कला में मॉडल पद्धति को महत्व दिया जाता है। मॉडल पद्धति वह होती है जो सामने मॉडल को बिठाकर और उसकी नकल की जाती है, वह मॉडल पद्धति होती है। अब इस तरह का जो कार्य करता है कलाकार, तो वो कलाकार उस नियम में बंध जाता है। नियम में कैसे बन जाता है कि जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा। अब नियम में जब कलाकार बन जाएगा तो निश्चित है कि उसकी दम क्या हो जाती है? घुटती है। अर्थात वो अपने मन के भावों को तो अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है? नियम में बंधा हुआ है। और यदि कलाकार स्वतंत्र होकर कार्य करेगा तो निश्चित है उसकी भावनाएं क्या होंगी? प्रसन्न होंगी, और उसके आंतरिक भावों की क्या वो करेगा? अभिव्यक्ति करेगा। एक तो अपन किसी से बंदिश में कोई कार्य करवाएं और एक आदमी को स्वतंत्र छोड़कर कार्य करवाएं, तो उसकी प्रणाली दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा में कार्य मतलब शिक्षा दी जाने लगी। इस समय चित्रकला के क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य हुआ। किस समय? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो समय इस तरह के कार्य हुआ, उन कार्य में किस तरह का बदलाव आया? उन्होंने क्या है कि शिक्षा प्रणाली लागू कर दी, स्कूल खोल दी, और उन स्कूलों में कंपलसरी कर दिया कि अंग्रेजी तर्ज पर ही शिक्षा दी जाए। क्या कर दिया? अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी तर्ज पर शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी तर्ज पर कलात्मक कार्य करवा जाए, मॉडल पद्धति के तर्ज पर कलात्मक कार्य करवा जाए। अपना भारतीय कलाकार जितना स्वतंत्र था, उस स्वतंत्रता को उन्होंने क्या कर दिया? हनन कर दिया, उसे छीन लिया। शिक्षा संस्थाओं में यूरोपीय कला पद्धति में शिक्षा दी जाने की लगी। मैंने आपको बताया था अभी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, उन ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने यहाँ जब शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर दी, 1834 में अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी, तो उन लोगों पर दबाव बना दिया कि तुम जो शिक्षा दोगे वो शिक्षा किस तरह की दोगे? यूरोपियन पद्धति, यूरोपीय कला पद्धति की शिक्षा दोगे। तो निश्चित है जब इस तरह की शिक्षा चालू हो जाएगी तो जो पहले चलने वाली शिक्षा है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अर्थात जब अंग्रेज लोग अपने यहाँ कलात्मक कार्य करवाएंगे तो भारतीयता से दूर के कलात्मक कार्य करवा रहे हैं। अब दूर के कलात्मक कार्य करवाने पर हमारी भारतीय कला क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। साथ ही फोटोग्राफी की नई टेक्निक, नई तकनीक ने भी कला को प्रभावित किया। निश्चित है कि जब उसी समय क्या हो गया? फोटोग्राफी का आगमन हो गया। अब फोटोग्राफी का जब आगमन हो जाएगा तो निश्चित है कि हाथ की बनी हुई चीज है, वो चीज तो आती है महंगी, और जो एक रेडीमेड चीज होती है वो चीज आती है सस्ती। तो फोटोग्राफी तो इस तरह की चीज आ गई, इस तरह की टेक्निक आ गई कि वो सस्ते दामों पर मिलने लगी। अब जब सस्ते दामों पर और एक जल्दी में मिलने लगी, भाई कहे अनुसार अब हाथ से जो कारीगरी करेगा उसमें तो वक्त लगेगा, और जो फोटोग्राफी मशीन कार्य करेगी उसमें वक्त थोड़ा लगेगा। इसलिए किस चीज़ को लाइक करने लग गए लोग? फोटोग्राफी को लाइक करने लग गए। तो इसलिए हमारे जो भारतीय कलाकार हैं वो कलाकार कैसे हो गए? पीछे हटने लग गए, उनकी मतलब कलात्मकता पे हास्य होने लग गया। यूरोपीय शैली में मॉडल बिठाकर, मैंने आपको पहले ही बताया था, यूरोपीय या पाश्चात्य जो कला है उस कला में किस तरह का अभ्यास कराया जाएगा? मॉडल बिठाकर, मॉडल पद्धति के आधार पर। मॉडल होता है सामने प्रत्यक्ष में किसी वस्तु को रखकर और उसका चित्रांकन करना, और उसका जब चित्रांकन करेगा तो कलाकार उसमें बंध जाएगा वस्तु में, वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं करेगा, उस वस्तु को अभिव्यक्त करेगा। इसलिए उसमें सृजनात्मकता का अभाव आ जाएगा, नकल ज़्यादा आ जाएगी। तो वो अंग्रेजी शिक्षा है। अंग्रेजी शिक्षा में यही सबसे बड़ी विशेषता है कि नकल को महत्व दिया जाता है, और अपनी भारतीय शिक्षा में, भारतीय कला पद्धति में नकल को महत्व नहीं दिया जाता। अपनी भारतीय कला में तो आज भी कलाकार के विषय में यही कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्थात कलाकार तो ऐसी कल्पनाएं करता है जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकती, ऐसी कल्पनाएं करता है। तो वो कल्पनाओं का क्या हो जाएगा? अब यहां मॉडल पद्धति पर चित्रांकन करेंगे तो हास्य हो जाएगा। ठीक है भाई। मद्रास, कोलकाता, मुंबई आदि स्थानों पर कला विद्यालय खोले गए, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है भाई। अगला आगे देखते हैं अपन। यूरोपीय शैली में हजारों की संख्या में ड्राइंग,
ड्राइंग तो होती है बिना रंगों के किया गया अंकन, ड्राइंग कहलाता है। जैसे रेखांकन कहते हैं उसे, रेखांकन मतलब ड्राइंग। जल रंग वे होते हैं, आपने जूनियर में पढ़ा है, जिन रंगों में माध्यम के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पानी का प्रयोग किया जाता है, उनको कैसे हल्का व गहरा करने के लिए उन्हें क्या कहेंगे अपन, जल रंग कहेंगे। और ये जल रंग जो विशेषता है वो विशेषता भारतीय विशेषता है। उसके बाद तेल रंग वे रंग होते हैं जिनमें माध्यम के रूप में क्या मिलाया जाएगा, तेल का प्रयोग किया जाएगा, उन्हें तेल रंग कहते हैं। ये पाश्चात्य कला शैली का प्रभाव है अपने यहाँ। तो ये तेल रंग और प्रिंट बनाए गए, प्रिंट होता है छापा चित्र बनाए गए। कब बनाए गए, यूरोपियन पद्धति में, यूरोपियन शैली के आधार पर इस तरह के चित्र बनाए गए। उनके बनाने वालों में अंग्रेज चित्रकार थे, मतलब ऐसे जो चित्र ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी शैली में जो चित्र बनाए जा रहे हैं, उन चित्रों को बनाने वाले कौन थे, प्रश्न भी आ सकता है ये। तो बनाने वालों में अंग्रेज चित्रकार थे, मतलब भारतीय तो थे ही, भारतीय के साथ अंग्रेज कलाकार भी थे। ये अपने साथ कलाकार भी लेके आए थे, अधिकारी भी लेके आए थे, नौकर भी लेके आए थे ये साथ में। तो अंग्रेज चित्रकार, डॉक्टर, सैनिक अधिकारी, सर्वेक्षण अधिकारी, पर्यटक तथा उनसे प्रभावित देसी चित्रकार थे। अर्थात इनसे प्रभावित, इन लोगों से प्रभावित होने वाले अपने भारतीय कलाकार भी हो गए, क्योंकि भारतीय कलाकार भी पहुंचे इनके पास। मैंने आपको पहले बता दिया कैसे औरंगजेब की कट्टरता के कारण दिल्ली कलम के कलाकार बेरोजगार हो गए थे, और बेरोजगार होकर वो मुर्शिदाबाद होते हुए पटना पहुंचे। पटना उस समय व्यापारिक और व्यावसायिक दृष्टि से प्रमुख केंद्र था। वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही कार्यरत थी। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंपनी थी, वो कंपनी के लोगों ने हमारे औरंगजेब के दरबार के या दिल्ली कलम के जो बेरोजगार कलाकार थे उनको शरण दे दिया। तो वो देसी कलाकार हैं। अब वो देसी कलाकारों ने इनसे प्रभावित होकर ही चित्रांकन कार्य किया। क्यों प्रभावित होंगे, क्योंकि उन कलाकारों को वेतन कौन दे रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक जब अगर वेतन देंगे तो निश्चित है वेतन देने वाले के अनुसार काम करेंगे वो भारतीय, तो और भारतीय जब उनके अनुसार कार्य करेंगे तो उनकी कला में क्या है, उनका प्रभाव आएगा। भाई कोई आदमी अब किसी के कहने पर कार्य करे तो कहने वाले का प्रभाव होगा वो। तो जैसे अपने देसी कहावत है कि अगर अपन काले के पास बैठेंगे तो काले के पास बैठने पर रंग नहीं आता है तो लक्षण तो आते ही आते हैं, स्वाभाविक है ये। तो भाई रंग को तो अपन रिगड़ छुड़ा नहीं सकते, अगर हटा लें उसके शरीर से, तो जब उसके पास अपन बैठेंगे तो निश्चित है उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसकी प्रवृत्ति कुछ तो अपने ऊपर प्रभाव छोड़ेगा। बुरे के पास बैठेंगे बुरे बनेंगे, अच्छे के पास बैठेंगे अच्छे बनेंगे। तो जब हमारे ऐसे कलाकार जब उन लोगों के अनुसार कार्य करेंगे तो कला में परिवर्तन आएगा ही आएगा, स्वाभाविक है। और आने पर ही जो कला शैली का जन्म हुआ है वही जन्म होने वाली कला ही कंपनी शैली है। तो अब देसी चित्रकार थे। अब ऐसे जो चित्रकार थे वो चित्रकारों ने कौन कौन से स्थानों पर कार्य किया, वो इसके क्या कहलाएंगे, केंद्र कहलाएंगे। किसके, कंपनी शैली के। अब कहाँ वैसे कंपनी शैली के चित्र पूरे भारत में बने थे। वैसे मैं आपको बताऊं तो तंजौर, सतारा, गोलकुंडा, पूना, लखनऊ, वाराणसी, पटना, बिहार आदि जगहों पर इसके चित्र बनाए गए थे। तो लेकिन मुख्य जो केंद्र थे उन केंद्रों में पटना। अब पटना मुख्य केंद्र होने के कारण इस शैली का दूसरा नाम ही क्या है, पटना शैली है। दूसरा कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और मद्रास आदि स्थानों पर चित्रकर्म होता रहा, अर्थात ये चित्र बनते रहे थे। अन्य जगहों पर भी चित्र बनते रहे। आज ये चित्र कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम में सुरक्षित हैं, आशुतोष कलेक्शन में सुरक्षित हैं, नेशनल लाइब्रेरी में सुरक्षित है, बिरला अकादमी ऑफ इंडियन म्यूजियम में सुरक्षित हैं, दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में सुरक्षित हैं। अब दिल्ली की जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है इसका कई बार शॉर्ट नेम और आ जाता है बच्चों। कैसे आता है कि नगमा क्या है, प्रश्न आता है नगमा क्या है। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं क्या, नगमा। वैसे इंग्लिश नेम ही ये है लेकिन नगमा क्या है, शॉर्ट नेम है। आजकल प्रचलन में है ये, आजकल स्टूडेंट भी ऐसे ही हो गए, आजकल पढ़ाई भी इस तरह की है जिसमें शॉर्ट नेम में बोल देते हैं। जैसे कोई मेरा नाम पूछे क्या नाम है सर आपका, तो मेरा नाम पूरा नाम तो हिंदी में कहें तो छोटेलाल शर्मा है, बाकी अगर मैं शॉर्ट में बोलता हूँ इंप्रेशन की वजह से बोलते हैं बहुत से लोग, CL शर्मा है। क्या बोलते हैं, CL शर्मा। तो ऐसे ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, इसका शॉर्ट नेम है नगमा, NGMA, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट।
ठीक है भाई, नेशनल म्यूजियम में सुरक्षित हैं, संग्रहित हैं इस तरह के चित्र। आगे, भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी इस शैली के जो चित्र बने थे वो चित्र सुरक्षित हैं, जिनमें इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी एंड रिकॉर्ड्स, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में भी हजारों की संख्या में है। संग्रहालय में प्रदर्शित चित्रों में तेल चित्र मैंने आपको बता दिया कि तेल चित्र कौन से होते हैं, कि तेल चित्र वे चित्र होते हैं जो तेल रंगों के द्वारा बनाए जाते हैं। अब तेल रंग कौन से होते हैं? तेल रंग वे होते हैं जिनमें माध्यम के रूप में उन्हें हल्का गहरा करने के लिए तेल का प्रयोग किया जाता है, उन तेल चित्र कहते हैं, तेल का रंग कहते हैं। लघु चित्र अब तक अपन 4 अध्याय तक पढ़ते ही आ रहे हैं कि लघु चित्र क्या है। छोटे आकार वाले चित्रों को लघु चित्र कहा जाता है, जो हमारी भारतीय कला की विशेष पहचान रही है। जल रंग चित्र, जल रंगों के द्वारा बनाए गए चित्रों को जल रंग चित्र कहते हैं। और प्रिंट चित्र, अब ब्रक पर बनाए गए चित्र, इन जिनको साइको पेंटिंग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हमारी कंपनी शैली का मतलब विकास हो रहा है। और कंपनी शैली का विकास होने के बाद कंपनी शैली में कौन से विषय चित्रित रहे उसको पढ़ते हैं। अब चित्रित विषय में मैंने आपको अभी मौखिक तौर पर बताया था कि हमारी जो वो कंपनी शैली है, वो कंपनी शैली का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोगों के आश्रय में हो रहा है। किन के आश्रय में हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोगों के आश्रय में हो रहा है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोगों के आश्रय में होने के कारण इसका नाम कंपनी शैली पड़ा। ठीक है, तो ये जो लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, वो लोग थे अंग्रेज। और वो जो अंग्रेज लोग यहाँ आए तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार की दृष्टि से ही आए थे। बाद में जाकर उन्होंने राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप किया और पूरे भारत पर ही अपना अधिकार जमा लिया था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, उन अंग्रेज लोगों को हमारे भारत के प्रत्येक विषय ने प्रभावित किया। जैसे प्रत्येक विषय में यहाँ के रहन सहन, यहाँ का खान पान, यहाँ की बोली भाषा, यहाँ का ऐतिहासिक स्थल, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ के कीट पतंग, यहाँ के साधु संत, यहाँ के किसान, यहाँ के मेले, यहाँ के त्योहार, यहाँ के उत्सव, प्रत्येक विषय ने इनको क्या किया? प्रभावित किया। और प्रभावित से तात्पर्य यह है कि इनको सब ये सारे विषय प्रिय विषय लगे थे। इनमें कहीं दिखावा मात्र नहीं दिखाया दिया, क्योंकि अपने यहाँ तो दिखावा तो है ही नहीं। मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि अपने यहाँ तो दिखावा तो है ही नहीं। अपने यहाँ तो सादा जीवन और उच्च विचार, और अपने यहाँ की तो परंपरा रही है मोटा खाना और मोटा पहनना। तो ये सब चीज़ों को क्या है, उन अंग्रेज लोगों ने यहाँ आकर देखा, और देखा तो मतलब बहुत ही उनको अच्छा लगा। और अच्छा लगने के कारण उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारे भारत को खोखला करने की कोशिश की। खोखले में क्या कि ये सब विषयों से प्रभावित होकर इन सब विषयों को अपने चित्रों में चित्रित करवाकर, विषय बनवाकर इनको उठाकर इंग्लैंड ले जाने लग गए, जिससे कि भारतीय लोगों के जैसे इंग्लैंड में सारे लोग हो जाएं। उनको वहाँ ले जाकर दिखाते, उन दिखाने के बाद उनका मनोरंजन करते, उनसे पैसा वसूल करते थे, इस तरह का करते थे। इसलिए इन्होंने जो चित्रांकन करवाया विषय में, तो विषय में तो मैं यूँ कहूँगा कि भारतीय विषयों को चित्रित करवाया, लेकिन विषय तो भारतीय रखा, टेक्निक उन्होंने पाश्चात्य रखवाई थी। जैसे तेल रंग चित्रांकन करवाना, प्रिंट मेकिंग वगैरह करवाना, ये सारे कार्य किसने कैसे थे? पाश्चात्य शैली के थे। तो विषय कौन से रहेंगे? भारतीय विषय रहेंगे। भारतीय विषयों में आपको बता ही रहा हूँ, मेले हैं, त्योहार हैं, उत्सव हैं, साधु संत हैं, किसान हैं, यहाँ के महिलाएं हैं, और यहाँ कीट पतंगे, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ के ऐतिहासिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं। ये सारी चीज़ों ने इनको प्रभावित किया, और प्रभावित कर कर इनको चित्रों को बनवा के लेके गया। इस तरह से इन्होंने विषय रखे। तो कंपनी शैली के चित्रित विषय में, कंपनी शैली में चित्रित विषयों में मुख्य रूप से भारतीय विषयों को चित्रित किया गया। मैंने आपको बताया कौन से विषय चित्रित करवाए? भारतीय विषय। भारतीय विषयों में मैंने आपको बताया मेले, त्योहार, उत्सव, साधु संत, किसान, ये सारी चीज़ों को क्या करवाया? चित्रित करवाया। मतलब यहाँ सीधा साधा सा है बच्चों, तुम तो जानते होंगे, अपने आप ही जानते होंगे कि यहाँ का आदमी कितना सीधा है, बहुत ही सीधा है। अगर मैं आपको कहानी सुना दूँ इस तरह की सीधेपने की, तो तुम भी यूँ कहोगे वास्तव में गुरुजी ये बात तो अपने यहाँ है। बताऊँ क्या एक दो बातें कि अपने यहाँ का जमींदार इतना सीधा है कि एक बार एक जमींदार के खेत में प्याज पैदा हुए थे, और प्याज बहुतायत से पैदा हुए उसके। तो उसने क्या किया, प्याजों को अपने ट्रैक्टर में भरा और दिल्ली वगैरह बेचने चले गया, कहीं मंडी में लेके।
अब जब वो मंडी में लेके गया तो मंडी में तो बहुत सारा सामान आता है, एक ही थोड़ी आता है, एक ही किसान थोड़ी आता है, कितने किसान आए, तो उसका उस दिन नंबर नहीं आया बेचने पर, उसके प्याज का भाव नहीं लगा, तो उसने सोचा कि बोलो आज यहीं रुक जाते हैं, कल देख लेंगे। अब वो बेचारा जो जमींदार सीधा आदमी तो था ही, अब वो अपने साथ क्या नहीं लेके गया, खाना वगैरह लेके नहीं गया। अब खाना वगैरह जब नहीं लेके गया तो उसने क्या किया, चलो भाई होटल पे खाना खा लेते हैं। अब होटल पे गया तो किसी होटल वाले से पूछ लिया, बोलो भैया खाना किसे खवावे, तो उसने कहा बोलो बाबा खाना बोले ऐसे खिलाते हैं कि 2 रुपया तो रोटी है और दाल फ्री है। बोलो क्या, 2 रुपये रोटी है और दाल फ्री है। तो देखो अपना जमींदार कितना सीधा है, वो कहता है रोटी ने रहने दे, तू दाल आ जाने देने, तो पेट भर लेंगे। तो इतने सीधे आदमियों को यदि कोई देखेगा तो निश्चित तो उससे प्रभावित होगा, खुश होगा नहीं होगा, तो खुश होगा। तो अंग्रेज लोगों में वो चीजें कहां थी, इसलिए हमारे भारतीय लोगों से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया, चित्रांकन कार्य करवाया ऐसे लोगों का। आगे देखिए, ये है जिनमें दृश्य चित्र, आगे पहला है जिनमें दृश्य चित्र, मतलब यहाँ के प्राकृतिक एनवायरमेंट है ना, इस प्राकृतिक एनवायरमेंट ने भी उनको प्रभावित किया। किसको, अंग्रेजों को। अरे अपना राजस्थान ही देख लो ना, कितना प्राकृतिक एनवायरमेंट पर प्राकृतिक चित्रण की दृष्टि से या प्रकृति की चित्र दृष्टि से कितना सुंदर है। कहीं तो रेत के टीबे मिलते हैं, कहीं मैदान मिलता है, कहीं पहाड़ मिलता है। अब ऐसी चीज देखने को कहाँ मिले उनको, अंग्रेजन को, तो उन्होंने ऐसी चीज देखी तो उन चीजों के ही चित्र बनवा लिए उन्होंने दृश्य चित्रों में। फिर विभिन्न प्रदेशों के लोक जीवन का चित्र, मतलब विभिन्न प्रदेशों के लोक जीवन, मतलब मैंने अभी बताया आपको कि साधारण मनुष्य किस तरह से रहता है, उनका पहनावा देखो, कहीं ओढ़नी पहनते हैं, कहीं चोली पहनती हैं, कहीं पर कितने मतलब पैरों में आभूषण कौन से पहनते हैं, कहीं हाथों में आभूषण पहनते हैं, कहीं नाक में पहनते हैं, कहीं किस तरह के पहनते हैं। तो ये सारा लोक जीवन है, वो लोक जीवन उनको प्रभावित किया। उनको अपने यहाँ सतरंगे जैसे कोई किस तरह के कपड़े पहन लेता है, कोई किस तरह का कपड़ा पहनता है, इस तरह का, तो उनसे प्रभावित करके उनके चित्र बनवाए। पुरातात्विक महत्व स्थलों का चित्रण, पुरातात्विक जो स्थल हैं उन पुरातात्विक स्थलों के चित्र बनवा लिए। वेशभूषा और आभूषण के चित्र, अपने यहाँ की वेशभूषा ने भी प्रभावित किया। आज भी जो अंग्रेज लोग आते हैं वो अंग्रेज लोग अपनी भारतीय राजस्थानी वेशभूषा को बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और पसंद करने के बाद बताएं यहाँ आने के बाद वो वैसा ही धारण करने लग जाते हैं, वैसा ही। बहुत से लोग ऐसे हैं अंग्रेज लोगों में, आज भी ऐसे हैं जो इंडिया में आ जाते हैं, जाने का मन नहीं करता उन लोगों का। आभूषण, विभिन्न व्यवसायों से संबंधित चित्र बनवाए, मतलब विभिन्न व्यवसायों के चित्र बनवाए। और विभिन्न व्यवसायों में तुम ये कहोगे गुरुजी व्यवसाय ने भी कैसे पसंद किया उनको, मतलब उनको कैसे पसंद आई। अरे यहाँ के जो व्यवसायी लोग थे ना वो लोग भी बड़े सीधे थे। छोटी सी कहानी बताऊं उसकी भी, कि अपने यहाँ एक भारतीय व्यक्ति की वो चीनी की दुकान थी और एक अंग्रेज व्यक्ति की चीनी की दुकान थी, दोनों बराबर में थी। अब बराबर में थी तो जब क्या है कि भारतीय जो लोग होते हैं वो तो सीधे साधे होते हैं, उनसे तो कोई आके आदमी कहता है 5 किलो चीनी दे दो, तो क्या करता, 5 किलो का बाट एक तरफ चढ़ाया एक पलड़े में और दूसरे पलड़े को बोरी में मारता है ऐसे जोर से। तो भारतीय लोगों में ताकत वैसे होती है, तो 5 किलो की जगह 6 किलो चढ़ जाती है उसमें। किसमें, पलड़े में। और जब पल्ले में चढ़ जाती तो वो तो बेचारा तोलेगा जब जाके, तो भाव के हिसाब से तोलेगा, और 5 किलो मांगे तो 5 किलो तोलेगा, तो वो दूसरे हाथ के पल्ले को यूं पल्ले पर लगाया हाथ से और ऐसे निकालने लग जाता 5 किलो को बराबर करने के लिए। अब भारतीय लोग इतने सीधे थे कि उसको देखते जब जाके मन में आ जाती, यार ये तो जब चीनी तोलता है जब जाके निकालता ही निकालता है। और जब अंग्रेज की दुकान पर जाने लगे तो अंग्रेज लोगों में ना तो हाथ में इतनी वो ताकत थी, वो क्या 5 किलो मांगते जब 4 किलो ही चढ़ती। अब 4 किलो चढ़ती है वो हाथ से बराबर करते, यूँ तो चढ़ा के बार बार बराबर करते, तो वो लोग देखते यार ये तो चढ़ाता ही चढ़ाता है। तो हमारे जो भारतीय व्यवसायी थे वो सीधे हो गए और हमारे भारतीय लोग हैं वो सीधे हो गए। उन्होंने ये देखा, तो देखने के बाद वो अंग्रेजों की दुकान पे तो लाइन लग गई और भारतीय जो दुकान थी वो दुकान के लोग लग गया। इतने सीधे लोग थे। तो ये सब अब निश्चित है, ऐसा जब सीधे होंगे तो वो लोगों को प्रभावित करेंगे नहीं करेंगे, प्रभावित करेंगे। इस तरह के चित्र बने। आवक्ष चित्र मतलब व्यक्ति चित्रों को बनाया। मेले, मैंने आपको बताया पहले कि यहाँ के जैसे मेले वहाँ नहीं भरते हैं, वहाँ है ही नहीं इस तरह के मेले। त्यौहार, यहाँ जितने त्यौहार मनाए जाते हैं जिस तरह की रीति नीतियों के द्वारा मनाए जाते हैं वहाँ नहीं मनते, इसलिए उनको त्योहारों ने पसंद किया, त्योहारों ने भी उन्होंने लाइक किया त्योहारों को भी। उत्सवों ने भी उनको मतलब आकर्षित किया। पशु पक्षी, यहाँ का देखो जैसे पशु पक्षी हैं कितने तरीके के हैं, कितनी मधुर आवाज़ के हैं, किस तरह के रंग हैं, जो प्रकृति में भी ऐसे रंग हैं कि यूँ कह सकते हैं कृत्रिम रंग हैं। ऐसे जो रंग बिरंगे पशु पक्षी हैं उन्होंने भी उन लोगों को क्या किया, आकर्षित किया। इसलिए उन लोगों के द्वारा उन्होंने क्या किया, उनसे चित्र बनवाए, उनके कीट पतंगों के चित्र बनवाए हैं, वनस्पति का चित्रण किया, आदि प्रमुख चित्रित विषय रहे।
इसके बाद अपन अब क्या करेंगे कि अपन जो इसके बाद जो पढ़ेंगे उसमें अपन इन सब विषय जो पढ़ा है इन विषयों को डिटेल से पढ़ेंगे और इन विषयों में पढ़ेंगे जैसे कि दृश्य चित्र। अब दृश्य चित्र में किन लोगों के द्वारा दृश्य चित्र बनाए, कौन कौन से दृश्य चित्र बनाए, अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।